हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व की एक ऑल्टरनेट मेथड। नाउ सो स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। जैसे कि हम जानते हैं जो वर्टिकल कर्व है वो एक पैराबोलिक कर्व होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज भी हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं। क्यों हम लोग पैराबोलिक कर्व को प्रेफर करते हैं सर्कुलर कर्व से, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं। नाउ सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए लेट अस सपोज मैं आपको यहाँ पर इस पैराबोलिक कर्व को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज ये हमारे कर्व की वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। सो ये कर्व की वर्टिकल एक्सिस हो गई और ये कर्व का हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। नाउ सो इसे कहते हैं लेट अस सपोज एक्स एक्सिस और इसे कहते हैं वाई एक्सिस। नाउ प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर रखे हैं कि जो पैराबोलिक कर्व है उसकी इक्वेशन क्या होती है। सो बाय द इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व दैट इज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c। सो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c, ये पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन होती है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। नाउ सो अगर इसी कर्व को मैं यहां पर प्लॉट करके दिखाऊं, सो लेट अस सपोज अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू 0, अगर इस इक्वेशन में x 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, क्लियर है। सो x 0 हो गया, y 0 हो गया। सो देखिए इक्वेशन में x को जब 0 पुट करेंगे और y को जब 0 पुट करेंगे, फाइनली जो c की वैल्यू है वो 0 निकल के आ जाएगी। यानी कि ये जो इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा है x एक्सिस का और y एक्सिस का, यानी कि ये पॉइंट हमारा 0 0 पॉइंट है, क्लियर है। नाउ इस पॉइंट पर जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के लिए क्या निकल के आ जा रही है, ये 0 निकल के आ रही है। लेट अस सपोज इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सो अगर इस इक्वेशन को रीराइट करूं c की वैल्यू पुट करने के बाद, सो ये निकल के आ जाती है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स। लेट अस सपोज इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। चल आगे डिस्कस करते हैं। ये जो इक्वेशन हमें मिली इसके करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ पर पैराबोलिक कर्व को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो लेट अस सपोज ये है हम लोगों का पैराबोलिक कर्व। नाउ सो ये पॉइंट हो गया T1 जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, और लेट अस सपोज ये पॉइंट हो गया T2 जहां पर आकर के कर्व फिनिश हो जा रहा है। नाउ सो ये जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसे मैं क्या करता हूँ डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b। नाउ dy बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इस कर्व पर किसी भी पॉइंट पर स्लोप को। नाउ अगर मैं T1 पॉइंट से एक स्लोप यहाँ पर बनाऊं और T2 पॉइंट से एक स्लोप बनाऊं, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज पहले उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सो एट पॉइंट ये जो स्लोप निकल के आई, इस स्लोप को मैं T1 पॉइंट के लिए डिस्कस करता हूं। सो एट x इज इक्वल टू 0। नाउ T1 पॉइंट हमारा कहां पर है, जहां पर x हमारा 0 है। नाउ सो जब मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूंगा, नाउ सो एट x इक्वल टू 0 जो dy बाई डी एक्स है ना हमारे इस T1 पॉइंट पर, क्लियर है। नाउ सो जो dy बाई डी एक्स है, जो dy बाई डी एक्स है इस T1 पॉइंट पर, सो T1 पॉइंट पर देखिए जो x है वो हमारे 0 है, तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगी इसे लेट अस सपोज मैं नाम देता हूं g1, क्लियर है। नाउ सो इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो dy बाई डी एक्स हमारा स्लोप हो जाएगा कहां पर, T1 पॉइंट पर, कितना हो जाएगा g1, तो ये हो जाएगा g1 इज इक्वल टू
2ax, यहाँ पर x जो हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं t1 पॉइंट की। सो ये हो जाएगा 0, तो ये पोर्शन 0, ये इक्वल g1 इक्वल निकल के आ जाएगा किसके, b के, यानी कि ये जो b की वैल्यू निकल के आ जा रही है वो हमारे g1 के बराबर हो जा रही है, यानी g1 यानी कि t1 पॉइंट पर जो स्लोप है ना, इस वैल्यू को अपन पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में ना। सो बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड, सो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का b किससे रिप्लेस हो जाएगा, अभी इसकी वैल्यू डिटरमाइन की हम लोगों ने, ये हो जाएगा g1, सो ये हो जाएगा g1x, क्लियर है। सो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकेंड में जो वैल्यू अभी डिटरमाइन की g1 की, b की, उसे हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। सो लेट अस सपोज इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। चल, सो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एट पॉइंट t1 है ना, एट पॉइंट t1 जो इस कर्व की जो स्लोप होगी उसको हम लोगों ने g1 कहा है। सो मैं यहां से इस स्लोप को यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं। सो ये जो कर्व निकल के आएगी, जो स्लोप निकल के आएगी, उसे मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ ना। सो देखिए मुझे इसे ऐसे करके प्लॉट करना चाहिए, है ना। सो मैं इसको ऑपोजिट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो मैं इसको ऑपोजिट दिखा रहा हूँ। सो ये स्लोप निकल के आ गई हमारी एट पॉइंट t1, ठीक है ना। कितनी स्लोप है, ये हमारी g1 है, क्लियर है ना। ऐसे ही अगर ये जो t2 पॉइंट है इस कर्व का, जहां पर आकर के कर्व फिनिश हो जा रहा है, अगर इस पॉइंट से भी मैं एक स्लोप को बना के दिखाऊं आपको, सो t2 पॉइंट की जो स्लोप होगी, अगर इसे मैं बना के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे निकल के आ जाएगी। सो ये हो गई t2 पॉइंट की स्लोप, जो कि हो जाएगी g2। सो इसको माइनस में लेते हैं क्योंकि डिसेंडिंग है, क्लियर है। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा v, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों टेंजेंट्स का, क्लियर है ना। चल, सो यहां तक की डिस्कशन तो हम लोगों ने कर ली। इस कर्व पर लेट अस सपोज एनालिसिस के लिए एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं। लेट अस सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं कहता हूं Q पॉइंट, ठीक है। सो मैंने एनालिसिस के लिए एक पॉइंट कंसीडर किया, दैट इज Q पॉइंट। ये जो Q पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ये x और y है। सो लेट अस सपोज ये जो Q पॉइंट है ये x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट T1 इन along the horizontal axis, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज y, क्लियर है ना। ये जो टेंजेंट है T1v, इस क्यूब के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल ऑफसेट पर, ठीक है, एक वर्टिकल ऑफसेट पर ये जो पॉइंट निकल के आया, लेट अस सपोज इसको मैं P कह देता हूं, ठीक है ना। सो P Q, और इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट अस सपोज R। सो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट कंसिडर किए। सो ये जो दिखाई दे रहा है एक वर्टिकल डिस्टेंस है, क्लियर है ना। सो यहाँ पर मैंने एनालिसिस के लिए एक पॉइंट कंसिडर किया जो कि Q है, ठीक है। इस Q के जो कोऑर्डिनेट है वो x है और y है ना। ये जो इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, इस इक्वेशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं। सो इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके यहां दिखाता हूं ना। सो ये जो इक्वेशन है ये रीअरेंज होकर के हो जाएगी। सो क्या करते हैं, इसे रीअरेंज करने पर ये निकल के आ जाएगी g1x। सो g1x माइनस का y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का ax स्क्वायर। सो जो इक्वेशन नंबर थर्ड है, इसे रीअरेंज हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सो ये निकल के आ जाएगा g1x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का ax स्क्वायर ना। ये जो इक्वेशन है इसे हम लोग कंपेयर कर लेंगे कुछ और चीजों से जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ ना। सो पहली बात, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, सॉलिड कर देता हूँ, ये एक वर्टिकल लाइन है। सो पी क्यू। नाउ चलिए देखिए, ये जो पी क्यू है इसको मैं एक पैरामीटर से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, दैट इज स्मॉल एच। अभी स्मॉल एच क्या है इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ।
नाउ अभी के लिए PQ वाली जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमारी स्मॉल h है। नाउ सो देखिए इस केस में जो PQ होगा, PQ होगा, इस PQ को मैं क्या लिख सकता हूं, जो PQ होगा जिसको स्मॉल h मैंने कहा है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिखा जा सकता है PR माइनस का QR। सो ये हो जाएगा PR माइनस का QR। क्लियर है? नाउ हमें इस PQ को डिटरमाइन करना है। PQ को मैं क्या लिख सकता हूं, लेट अस सपोज स्मॉल h। ठीक है, नाउ स्मॉल h क्या है, स्मॉल h हम लोगों का ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट है इसका करेक्शन फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, नाउ स्मॉल h डिफाइंड एज द टेंजेंट करेक्शन फैक्टर। नाउ ये जो टेंजेंट करेक्शन फैक्टर है बेसिकली ये क्या है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द टेंजेंट टू द कर्व, वर्टिकल कर्व। क्लियर है? नाउ स्मॉल h इज इक्वल टू PR। देखिए PR को मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे P से लेकर के R तक की वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए। कैसे लिख सकते हैं, हमें T1 से एक स्लोप पास हो रही है जिसका ग्रेडियंट कितना है, G1 का है, और ये जो P पॉइंट है इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, X है। तो क्या हम लोग इसकी हेल्प से P से लेकर के R तक वाली जो डिस्टेंस है इसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं G1 X। क्लियर है? P से लेकर R इसे हम लोग लिख सकते हैं G1 X माइनस का QR। Q से लेकर R तक की जो वर्टिकल एलिवेशन है, हाइट है, उसे हम लोगों ने स्मॉल y से रिप्रेजेंट कर रखा है। नाउ आप देखेंगे यहाँ पर G1 X माइनस y, G1 X माइनस y ये हम लोग ऑलरेडी डिटरमाइन कर रखे हैं। G1 X माइनस का y ये किसके बराबर निकल के आ जा रहा है, ये निकल के आ रहा है माइनस AX स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर h इज इक्वल टू, इसे रिप्लेस हम लोग कर सकते हैं माइनस का AX स्क्वायर के साथ। नाउ हियर लेट अस सपोज ये जो नेगेटिव का a आ जा रहा है, लेट अस सपोज इसे हम लोग कहते हैं ये कांस्टेंट वैल्यू है। C इज इक्वल टू स्मॉल माइनस का स्मॉल a, यानी कि माइनस का a जो है वो हमारे लिए कांस्टेंट की वैल्यू हुआ। ठीक है, अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी वो फर्दर एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए स्मॉल a एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। अगर स्मॉल a को मैंने c से रिप्लेस कर दिया तो ये एक्सप्रेशन h इज इक्वल टू निकल के आ जाता है C X स्क्वायर, और यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर लिया, और ऑल्टरनेट मेथड से भी जो h है उसकी वैल्यू C X स्क्वायर के बराबर निकल के आ जा रही है। और C X जो h है इसे हम लोग डिस्कस किए थे कि ये हमारा टेंजेंट करेक्शन फैक्टर होगा। इस टेंजेंट करेक्शन फैक्टर को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा इसकी हम लोग फर्दर एनालिसिस डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये जो कांस्टेंट C है इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। इसके लिए अगेन मैं कर्व बनाता हूं, वर्टिकल कर्व। लेट अस सपोज ये एक हमारा वर्टिकल कर्व है। लेट अस सपोज ये एक वर्टिकल कर्व है, ये वर्टिकल कर्व का कॉर्ड हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट T1, ये हो गया फिनिशिंग पॉइंट T2। ठीक है, नाउ T1 पॉइंट, जो T1 पॉइंट है यहां से एक स्लोप लेते हैं और T2 पॉइंट से भी एक स्लोप लेते हैं। T1 पॉइंट और T2 पॉइंट से हम लोगों ने स्लोप लिया और यहाँ पर हमें मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ यहाँ से लेट अस सपोज अपन ने एक वर्टिकल ड्रॉप किया, यहाँ पर अपन को मिल गया C पॉइंट और ये मिल गया हमें D पॉइंट। क्लियर है? नाउ यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो T1 से D डिस्टेंस है और T2 से जो D डिस्टेंस है। नाउ देखिए, T1 से लेकर C तक अलोंग द कर्व है ना, T1 से लेकर C तक अलोंग द कर्व जो हम लोग पॉइंट्स लोकेट करने वाले हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो एक चेन लेंथ के बराबर होगा। क्लियर है? नाउ यानी कि हम लोग यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, T1 से अलोंग द कर्व
कुछ डिस्टेंस पर क्या करने वाले हैं, पेग्स को लगाने वाले हैं। और ये जो वन पेग वाली जो डिस्टेंस होगी, T1 से लेकर के जो पहला पेग होगा, फिर पहले पेग से सेकंड पेग तक की जो डिस्टेंस होगी, है ना, कर्व पर, वो किसके बराबर हो जाएगी, वन चेन लेंथ के बराबर हो जाएगी। नाउ प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ये भी डिस्कस कर रखे हैं कि यहाँ पर जो कर्व की लेंथ होगी वो कुछ इस तरीके से लेते हैं कि वो कॉर्ड लेंथ के बराबर हो जाए हमारे इस पर्टिकुलर छोटे छोटे जो यहाँ पर सब कॉर्ड्स निकलने वाली है उसके करस्पॉन्डिंग। तो जो आर्क होंगे उस आर्क की डिस्टेंस हमारी सब कॉर्ड जो निकल के आएगी उसकी डिस्टेंस के बराबर होगी। सो मैं ये कह सकता हूं कि जो T1 से D तक की जो डिस्टेंस होगी, T1 से D तक डिस्टेंस होगी, तो T1 से लेकर के C तक जितनी भी नंबर ऑफ सब कॉर्ड्स होंगी, लेट इज सपोज जो सब कॉर्ड्स हैं वो n है। ये जो सब कॉर्ड्स है लेट इज सपोज वो n है, कहां से कहां तक, T1 से लेकर के D तक। T1 से D तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जितनी भी कॉर्ड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट इज सपोज n कॉर्ड्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग n से, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी n इंटू कॉर्ड्स। ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ कॉर्ड्स होगी तो n कॉर्ड्स हो गई, लेट इज सपोज। एज सिमिलर एजम्पशन में डिस्कस कर रखे हैं कि T1 से लेकर के D तक की डिस्टेंस और T2 से लेकर के D तक की डिस्टेंस जो होगी वो इक्वल लेकर के चलते हैं, यानी कि T2 से लेकर D तक की डिस्टेंस भी जो होगी ये n कॉर्ड के बराबर हो जाएगी। n कॉर्ड, क्लियर है। नाउ एनालिसिस के लेटेस्ट सपोज क्या करते हैं, जो T1 V टेंजेंट है इसे एक्सटेंड करते हैं। T1 V को एक्सटेंड किया, T1 V को हमने एक्सटेंड किया। यहां से एक परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉप किया जो कि मैच हुआ T2 पॉइंट पर। नाउ लेट इज सपोज ये जो पॉइंट है इसे कह दिए हम लोग पॉइंट A। ये वाली जो स्लोप दिखाई दे रही है T1V जो टेंजेंट है, लेट इज सपोज ये T1D यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा। नाउ यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाते हैं और यहां पर भी जो स्लोप है वो थीटा निकल के आ गई, यानी कि यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हमें सिमिलर ट्राइंगल्स मिल गए। एक सिमिलर ट्राइंगल लेट इज सपोज B, एक सिमिलर ट्राइंगल हमें एक ट्राइंगल मिला AVB और दूसरा T1 T2, क्लियर। दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, दोनों ही जो एंगल है वो थीटा का यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। नाउ इस केस में अगर मुझे A से लेकर के T2 की डिस्टेंस चाहिए, A से लेकर के T2 डिस्टेंस, A से T2 जो डिस्टेंस होगी ये हमारा टेंजेंट करेक्शन हो जाएगा। मैं कैसे A से लेकर T2 के डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकता हूँ उसके लिए डिस्कस हम लोग करते हैं, ताकि हम लोग जो कांस्टेंट वैल्यू C थी उसे डिटरमाइन कर पाए। लेट A से लेकर के T2 डिस्टेंस, A से लेकर के T2 डिस्टेंस, A से लेकर के T2 डिस्टेंस जो है इसे हम लोग लिख सकते हैं A से B तक की डिस्टेंस और B से T2 तक की डिस्टेंस। ये हो जाएगा A से B तक की डिस्टेंस प्लस का B से लेकर के T2 तक की डिस्टेंस, क्लियर है। नाउ अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे T1 से लेकर V तक का जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो कितना है, G1%। एज सिमिलर इसी को हम लोग एक्सटेंड किए हैं, यानी T1 से लेकर के A पॉइंट तक ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है इसका जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है वो कितना है, G1% है। वैसे ही अगर मैं बात करूं V से लेकर के जो T2 पॉइंट है, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो टेंजेंट दिखाई दे रहा है जो कि पास हो रहा है T2 पॉइंट से, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो होगा G2%। नेगेटिव में कंसिडर किया है क्योंकि ये डाउनग्रेड है। नाउ हमें AB को डिटरमाइन करना है और B T2 को डिटरमाइन करना है। नाउ देखिए हम AB को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, मुझे AB को डिटरमाइन करना है। AB कैसे डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास ग्रेडियंट है, हम क्या कर सकते हैं, AB को डिटरमाइन करने के लिए जो ग्रेडियंट है उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग इस बेस के साथ, और ये जो बेस है हमारा n कॉट के बराबर है। यहाँ पर AB हो जाएगा, यहाँ पर AT2 हो जाएगा, AT2 हमारा कॉट करेक्शन हो जाएगा, क्लियर है, AT2 यानी कि कॉट करेक्शन। AB को लिख देंगे G1 मल्टीप्लाई बाय दी n कॉट, ये हो जाएगा G1 मल्टीप्लाई बाय n
कॉट्स। सो ये हो गया n कॉट प्लस का। अब मुझे BT2 चाहिए। BT2 क्या हम कैसे निकाल सकते हैं? BT2 हो जाएगा ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ G इंटू n कॉट। नाउ अगर मैं इसे सॉल्व करूं सो ये हो जाएगा G1 माइनस का G1 माइनस का G2 मल्टीप्लाई बाय n कॉट। सो यहां पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं AT2 की वैल्यू को। लेट अस सपोज इस इक्वेशन को नाम देते हैं A, ठीक है ना। सो अभी मैंने यहां पर AT2 को डिटरमाइन किया। AT2 को हम लोग कुछ दूसरे तरीके से भी डिस्कस करते हैं ना। सो कैलकुलेशन फॉर टेंजेंट करेक्शन। सो अब हम लोग टेंजेंट करेक्शन अगेन AT2 को डिटरमाइन करते हैं। AT2 ना अभी हम लोग डिस्कस किए थे जो हमारा टेंजेंट करेक्शन है, यानी कि H जो था वो क्या निकल के आया था? H इज इक्वल टू C x का स्क्वायर। सो हम लोग कह सकते हैं AT2 हो जाएगा हम लोगों का क्या, इससे हम लोग लिख सकते हैं ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू C मल्टीप्लाई बाय दी लेंथ। सो इसे हम लोग लिख सकते हैं AT2 को दैट इज ए कांस्टेंट C मल्टीप्लाई बाय दी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x का स्क्वायर। क्लियर नाउ। सो इस केस में देखिए AT2 इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस, ठीक है। सो हमें AT2 चाहिए। सो AT2 के लिए आप x देखेंगे, x कहां से मेजर किया जाता है? T1 से मेजर किया जाता है। सो इसे हम लोग T1 से मेजर करें। सो T1 से लेकर के T2, ये देखिए यहाँ पर x यहाँ पर रिप्रेजेंट भी कर रखा है। x क्या था? T1 से लेकर के जो कंसर्न पॉइंट है उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस था। अब क्योंकि हमारा जो कंसर्न पॉइंट है T2 हमें चाहिए, ये कहां पर आ जा रहा है? ये यहाँ पर T2 पॉइंट पर आ जा रहा है। सो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी n कॉट्स प्लस का n कॉट्स। तो ये क्या हो जाएगा? 2n कॉट हो जाएगा। सो इसे हम लोग x को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर दैट इज C एज इट इज रहा। x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2n कॉट। सो 2n कॉट का स्क्वायर। क्लियर है ना। सो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू n कॉट, ठीक है। सो ये हो जाएगा 4 इंटू n कॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दी C, यानी कि हमारा जो टेंजेंट करेक्शन है वो निकल के आ गया 4 मल्टीप्लाई n कॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C। नाउ सो ये भी AT2 की वैल्यू है, ये भी AT2 की वैल्यू है। दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। सो इसे इक्वेशन का नाम दे दिया सेकंड। चलिए, सो बाय इक्वेशन फर्स्ट A एंड B, बाय इक्वेशन A एंड B, क्योंकि दोनों ही AT2 की वैल्यू है, हमारे टेंजेंट करेक्शन की वैल्यू है, सो दोनों को इक्वल करते हैं। नाउ सो ये हो जाएगा 4 n कॉट का स्क्वायर C इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? G1, ये हो जाएगी G1 माइनस का G2 माइनस का G2 मल्टीप्लाई बाय n कॉट। क्लियर। सो यहाँ पर एक n कॉट से एक n कॉट कैंसिल आउट हो रहा है। सो यहाँ से हम लोग C की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे, यानी कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। सो कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जा रही है यहाँ पर दैट इज G1 माइनस का G2 डिवाइड में क्या आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 4n कॉट। सो यहाँ पर हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू को डिटरमाइन कर दिया। चल, सो अभी हम लोगों ने यहाँ पर इस कांस्टेंट वैल्यू C को डिटरमाइन कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग हमारा जो कंसर्न पॉइंट है इस कर्व पर Q,
इसके एलिवेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो मेथड हैं और इन दोनों मेथड को हम लोग वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।